हेलो। हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके। ओके बच्चों, मैं अभी आज ना इसी पे पढ़ा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे। सबसे पहले तो टेस्ट कैसा हुआ कल वाला? कैसा हुआ बच्चों? दोनों दिए थे सबने? किस किसने यहाँ के दिया था? वरुण, इस बार 10 नंबर कहाँ कट गए? क्या कह रहे हो? मेंस क्या? आगे मतलब? नहीं, वो डिपेंड करेगा। मतलब मैंने एक बार के लिए तो करवा दिया था। अब एक्चुअली ये है कि मैं ना थोड़ा फेज मैनर में चलना पड़ेगा कि कभी किसी बैच का, कभी किसी बैच का, तो उस अकॉर्डिंग विल हैव टू सी। वो तो अब नहीं सकते ना। अभी तो मतलब एज अ रूल ही ऑप्शन तो देनी होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन वाली। एडवांस का टेस्ट 3 बच्चे आए थे ना। कौन कौन? गुरसाहिल आया था। आप आए थे? यहीं थे दो। और आशीष। हाँ, करण नूर। उनका मैसेज आया था मुझे। मनकीरत। मनकीरत, आप नहीं आए देने? यार ये क्या बात है, मेंस देने में लेट हो गया था। डिसिप्लिन होना चाहिए इतना तो। आगे से मैं सुना ही नहीं करूंगा तुम्हारी कोई बात कि ऑफलाइन रखो, ये करो, वो करो। हाँ जी बच्चों, वो काम खत्म कर लिया जो कौन सा था, एसी वाला? वो एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लिया आपने? एक मैंने पैरेलल वाला क्वेश्चन दिया था। चलो मैं अभी इसको डिस्कस आज नहीं कर रहा, ठीक है? मेरे पास है नहीं अभी यहाँ पे ओपन। अगली क्लास तक, कल तक सारे खत्म कर लेना इसको, ठीक है? मतलब मैं कल 01 तो मैंने आपको पहले ही बोली हुई थी, है ना? इसमें 2 में देखना कितने क्वेश्चन है। 2 भी कर लोगे कल तक? हाँ भाई, ऑनलाइन 2 कर लोगे कल तक? करण, यू आर देयर? ऑनलाइन क्या ही नहीं आज, बीमार था शायद। ठीक है, तो फिर कल का होमवर्क क्लियर, ठीक है? 0 1 2 एसी का कंप्लीट करना है। हाँ अमितोज, एडमिटेंस आपको शायद वर्ड कहीं दिखा होगा, वो रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस, ठीक है? इम्पीडेंस क्या है? रुकावट। एडमिटेंस क्या है? उसका उल्टा, कि कितना परमिट करेगा वो। ठीक है जी, तो फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, हमें जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है ईएम वेव्स।
ठीक है। तो बच्चों ये चैप्टर जो हम पूरी इलेक्ट्रिक चार्ट से पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, ये उसका लास्ट है, ठीक है, इसका एंड कंक्लूजन है, ठीक है। तो आपने देखा होगा हमने चार्ट से किया उधर से, फ्रॉम इलेक्ट्रो चार्ट टू मैग्नेट्स, ये वो सारा कुछ करते कराते हम पहुंच गए हैं आखिर तक। तो इस चैप्टर पे जाके ये सारा कुछ फाइनली कंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर का बच्चों कंटेक्स्ट क्या है, देखो मतलब कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कुछ ना कुछ वेव से तो रिलेशन होगा, ठीक है। मैंने बच्चों आपको ये भी बताया था कि फाइनली जैसे 11th की हम जितनी मैकेनिक्स पढ़ते हैं वो क्या है, दैट इज जस्ट अ मैनिपुलेशन ऑफ 3 न्यूटन्स लॉज, कि कोई हम इधर उधर करते रहते हैं ना, इंटीग्रेट कर दिया टी के रिस्पेक्ट में, कभी एक्स के रिस्पेक्ट में, कभी उससे रोटेशनल के लॉज बना दिए, सारा कुछ हो तो हम तीन से ही रहा है ना। बिल्कुल वैसे ही ये जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, ये आपका एक मैक्सवेल्स इक्वेशंस है, मैंने आपको बताया था 6, उसकी अलग अलग स्पेशल केसेस बना के पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर भी कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है, बस उसका लास्ट पार्ट है कंक्लूजन। तो बच्चों इस चैप्टर का लॉजिक ये है कि अगर हम याद करें जो कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी है, कि जो हमारा ईएमआई वाला चैप्टर था वो कहता था कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, यही था फैराडे, जिसको हमने फैराडेज लॉ बोला था, करेक्ट। हमने बच्चों ये भी देखा है जब हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स किया और फिर जब हमने मैग्नेटिज्म किया, कि जो रिजल्ट्स आते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटिज्म के, वो बड़े सिमेट्रिक से या सिमिलर से रिजल्ट्स हैं, ये मानते हो, है ना। जैसे हमने देखा ही था ना कि वो जो कुछ डायपोल के लिए यहां बन रहा था बिल्कुल वैसा ही वहां बन रहा था, दोनों के लिए हम गॉस लॉ की बात करते हैं, दोनों के लिए फ्लक्स की बात करते हैं, तो सारा कुछ बिल्कुल सिमिलर था, करेक्ट। तो बात ये उठती है कि अगर इतना कुछ हो रहा है तो क्या ऐसा भी होता है कि चेंजिंग ई जो है वो एक बी प्रोड्यूस करे, है ना। अगर बाकी सब हो रहा है सब कुछ, अगर बी चेंजिंग ई प्रोड्यूस करता है और हम कहते हैं कि भाई इनकी नेचर बिल्कुल एक जैसी है, तो फिर व्हाई नॉट कि चेंजिंग ई भी बी प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो ये है मतलब जब मैंने आपको जो पहले बताया था कि ये जो पूरा चैप्टर है, ठीक है, दिस इज नॉट एन आईआईटी, तो बिल्कुल कोई भी पार्ट ही नहीं है इसका, तो थ्योरेटिकल से चैप्टर है। तो बात ये उठी कि चेंजिंग ई जो है क्या वो बी प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो इस बात को बच्चों फर्दर करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर सेटअप बनाया, और डू वी सिलेक्ट न्यू पेज, क्या करते हैं बच्चों उत्कर्ष सर, इसके नीचे ये रहा। हाँ जी। तो हम बच्चों एक पर्टिकुलर सेटअप लेते हैं, कीपिंग इन माइंड कि हम क्या देखना चाहते हैं, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दे ना। हम बच्चों एक सिचुएशन लेते हैं जहां पे लेटर से एक कपचर लगा हुआ है,
ठीक है, उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ और एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। ठीक है, हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, तो क्लियरली अगर ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा तो इसमें इधर पॉजिटिव चार्जेस हैं, इधर नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये अगर मैं कोई एक पॉइंट इसके अंदर लेता हूं P, तो आप ये बात समझ सकते हो कि जैसे जैसे हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज है ना। तो मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की है ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। रीजन क्या है उसका आप समझ गए हो कि हम एक रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। as capacitor is being charged, E at point P is changing. ये बात समझ आती है बच्चों? ओके, अब बच्चों मैं क्या करता हूं, अब ध्यान से देखना, ये एक स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बच्चों एक एम्पीरियन लूप बनाने लगा हूं। ठीक है, आपको याद है मैंने तब भी एक बात बताई थी आपको कि मतलब एम्पीरियन लूप का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक ओपन सरफेस जिसकी बाउंड्री के ऊपर हम बी डॉट डीएल लगाते हैं, है ना, और हम देखते हैं कि उस सरफेस के अंदर को उस सरफेस को कितना करंट कर रहे हैं। ये बात सबको याद है ना। तो अब देखो मैं बच्चों इस तरीके का लूप बनाता हूं। आप माइंड में रखो कि जैसे एक मटका होता है, देखो समझ लो, मैंने एक मटका रख दिया, जो मटके का माउथ है वो यहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, और जो बेस है वो ऐसे इस करंट वाली वायर के थ्रू पास कर रहा है। ठीक है, क्या ये एम्पीरियन लूप है? पहले तो ये बताओ मुझे। बिल्कुल है, ओपन सरफेस, इसकी एक बाउंड्री है। कौन सी बाउंड्री है इसकी? इस लूप की बच्चों बाउंड्री कौन सी है? ये वाली पिंक वाली जो इसका माउथ है, करेक्ट। ओके, अब बच्चों लिखो, कंसिडर द ग्रीन एम्पीरियन लूप as shown in figure। ये जो लूप है इसकी बाउंड्री है पिंक वाली।
ओके, अगर बच्चों मैं इस लूप के ऊपर अब अगर मैं इस पे एम्पेयर्स लॉ लगाऊं, तो वी नो कि एम्पेयर्स कहता है क्लोज लूप BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लोज्ड। एंड मैंने आपको पर्टिकुलरली बोला था तब कि आई इंक्लोज को कैसे समझना है, कि कट करता है जो, याद है? मैंने शायद एग्जांपल वो दिया था कि एक शीट है, शीट को प्रिक कर रहा है करंट या कुछ ऐसा मैंने बोला था, वो पर्टिकुलरली मैंने यहीं के लिए बोला था। अब मुझे बच्चों ये बताओ कि ये जो राइट हैंड साइड है, अगर मैं इस मटके पर एम्पीरियन लूप लगाता हूं, तो जो ये राइट हैंड साइड है, तो क्या ये राइट हैंड साइड पे बच्चों मतलब जो क्वांटिटी आएगी 0 आएगी? करंट आई तो है ही, जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तब तक तो करंट आई है। तो राइट हैंड साइड जो है डेफिनेटली नॉन जीरो है। अगर राइट हैंड साइड नॉन जीरो है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड के बारे में क्या कह सकता हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो बी होगा, जो ये पिंक बाउंड्री है, वो नॉन जीरो होगा? सोच लो बच्चों एक बार ध्यान से। तो बच्चों यहां से हमें ये बात पता चलती है कि इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली ये जो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? एंड ये भी पता चलता है कि भाई जो हमारा ओरिजिनल एम्पेयर्स लॉ था उसमें कुछ गड़बड़ है, वो इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बी को अकोमोडेट नहीं कर पाता। वो सिंपल करंट वाली बी को तो अकोमोडेट कर लेता है, लेकिन वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बी को अकोमोडेट नहीं करता। क्या ये बात बच्चों समझ आती है? ठीक है, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर आप कह लो एक्सेप्शन की वजह से हमें ये पता चल गया कि भाई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बी होना चाहिए, जो कि हमें लग रहा था सारी इक्वेशंस के हिसाब से होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमारा ओरिजिनल एम्पेयर्स लॉ उसको अकोमोडेट नहीं कर रहा, तो हमें कुछ उसमें भी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई बच्चों? मतलब उसका रीजन तो यही है कि जब एम्पेयर ने वो लॉ बनाया था उसने ये बात सोची ही नहीं थी। ठीक है ना, जैसा हमने अभी तक बार बार देखा है कि लॉ बन जाता है बट वो लॉ सारे केसेस को कवर नहीं करता, तो फिर वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ये तो बाद में किसी और साइंटिस्ट ने मतलब मतलब एंड वो साइंटिस्ट मैक्सवेल ही था कि उसने ये बात पकड़ी कि भी हाँ जी यहाँ तो गड़बड़ है एम्पेयर वाले लॉ में। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? ठीक है ना, तो ये सबने बना लिया फिगर? ओके, तो हम इसके बेसिस पे बच्चों ये कहेंगे दो बातें कि एक बात तो ये एस्टैब्लिश हो गई कि चेंजिंग ई
प्रोड्यूसेस बी, और दूसरी बात ओरिजिनल एम्पेयर्स लॉ doesn't accommodate this B. Is this thing clear to everyone? तो बच्चों इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मैक्सवेल ने क्या किया कि उसने एम्पेयर्स लॉ लिया और उसको मॉडिफाई करके एक नया लॉ बना दिया जिसको बोला गया एज एम्पेयर मैक्सवेल लॉ। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो हम ये कह सकते थे कि हाँ यही वाला लॉ चलना चाहिए, ठीक है, बट हम हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमने पहले एम्पेयर लॉ पढ़ा और अब हम कह रहे हैं कि हाँ जी वो गलत था, तो अब हमने एक नया लॉ बना दिया एम्पेयर मैक्सवेल लॉ। बिल्कुल ऐसा कुछ 11th में कहाँ हुआ था बच्चों, अगर आप याद करो। ए है, फिर उसमें गलती थी, फिर उसको मॉडिफाई करके नया लॉ बना। हिंट दे दिया मैंने आपको, 11th में था। नहीं आस्था, वो साहिल नहीं। यार 11th का तुमसे कुछ भी पूछ लो, बिल्कुल साफ है काम। शुरू कर दो शाम के टाइम, तुम 11th में भी क्लासेस लगाना सारे, तभी कुछ बात बनेगी। नहीं आशीष, नहीं। निष्ठा क्या उसमें डिटेल में बताओ। क्या कंपलसरी कर रहा हूँ मैं सबकी 11th वाली क्लासेस देखना अब। याद करो यही चैप्टर था, चलो अब याद करो, वेव्स वाला ही चैप्टर था वहां पे भी। स्पीड ऑफ साउंड, न्यूटन्स फॉर्मूला, लाप्लास करेक्शन, आया कुछ याद? बिल्कुल ऐसी बात थी ना। तो जी इसमें अब मैक्सवेल ने जो करेक्शन इंट्रोड्यूस की वो ये थी कि उसने कहा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो यही इंटीग्रल बी डॉट डीएल रहेगी, ठीक है। और अब ये जो बी है ये हर टाइप का बी बता देगा आपको, यही चाहिए हमें, है ना भाई, वो लॉ लगाओ और सारे बी निकल आए, हमें नहीं सोचना कि वो भी किस कारण से। तो यहाँ पे बच्चों अभी तक तो सारा ओरिजिनल पहले वाले लॉ हो गया, ठीक है। तो उसने कहा कि इसके अंदर बस एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं कि मतलब देखने में ऐसा ही लगे कि एज इफ, मतलब जैसे हम पहले कहते थे कि बी करंट के कारण है, तो जब मैं यहाँ पे एक टर्म ऐड कर दी आईडी,
तो इससे ऐसा लग रहा है कि ये भी किसी ना किसी करंट के कारण ही आई है टर्म, ठीक है। बट इस करंट को अपने नॉर्मल करंट से डिस्टिंग्विश करने के लिए, नॉर्मल करंट मतलब जो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला करंट होता है, उससे डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने इस टर्म को नाम दे दिया एज डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, ये बच्चों नाम ही है, असली में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही कहीं पे भी। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इस टर्म की इंपॉर्टेंस क्या है। ये टर्म काम क्या कर रही है अभी, मतलब मैं इसको डिफाइन भी करूंगा बच्चों। ये टर्म डिफाइन क्या कर रही है, इसको हम कहते क्या हैं, मतलब इसको हम कह देते हैं कि दिस इज लाइक द, मतलब बाद में इसको ऐसे कहने लग गए कि दिस इज अ मिसिंग टर्म इन एम्पेयर्स लॉ, है ना, कि भाई अगर एम्पेयर्स लॉ में ये टर्म होती तो वो बिल्कुल ठीक होता। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ही है कि मिसिंग लॉ इन, मिसिंग टर्म इन एम्पेयर्स लॉ। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो दैट गोज विदाउट प्रूफ। ये तो समझ आता है कि कुछ ना कुछ इसका जो रिलेशन है वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से ही होना चाहिए, है ना। तो ये जो टर्म है दैट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है, व्हाट इज फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इज दिस थिंग क्लियर बच्चों? जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है, अभी हम फिर लिख लेते हैं, वो ये है कि भाई ये कोई करंट नहीं है, सिर्फ नाम में करंट वर्ड ऐड हो गया है, अदरवाइज इसका करंट से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, और नाम में करंट ऐड क्यों किया गया ऐड, क्योंकि वो, ताकि वो ठीक लगे कि हम उसके अंदर ही कुछ ऐड कर रहे हैं मैक्स एम्पेयर लॉ के। ठीक है, उसके अलावा इसका करंट से कुछ भी रिलेशन नहीं है, असली करंट से जो हमारा होता है कंडक्शन करंट। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी या कुछ हम देखेंगे, बट और कोई इसका लिंक नहीं है विद योर कंडक्शन करंट। एक हम शॉर्टकट बनाएंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा आगे कि क्या कर रहे हैं, बट एज सच फिजिकली दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं। ठीक है, न्यूमेरिकली हो सकता है हम बना दें आगे जाके कुछ, फिजिकली कोई रिलेशन नहीं है। बताओ मुझे फिर से, फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट की? बस उसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस यही है कि वो टर्म इसको करेक्ट कर रही है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे बच्चों बिल्कुल, कि अगर हम इसको, इसी बात को हम ऐसे सोचें कि न्यूटन्स लॉज थे, है ना, आस्था उस तरह सोचेंगे तो जो आपने कहा था ठीक है, हम कहें कि भाई न्यूटन्स लॉज वैसे तो इनर्शियल में ही लग सकते हैं, अब हम बाद में कहते हैं कि नहीं यार उसको तो नॉन इनर्शियल में भी लगाना है, तो हमने क्या कहा कि एज इट इज सेकंड लॉ अप्लाई करो, बस एक्स्ट्रा क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्मल फोर्सेस के साथ एक सूडो फोर्स ऐड कर दो, तो आपका सब जगह लग जाएगा, इजंट इट। बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ कह रहे हैं कि भाई या तो ओरिजिनल लॉ सिर्फ नॉर्मल करंट के लिए लगा लो, अगर आपको हर केस के लिए लगाना है तो उसके अंदर ये टर्म ऐड कर। तो अब आप ये देख सकते हो बच्चों कि
ये लिखते ही अब ऐसा हो गया है कि भाई क्योंकि मेरे राइट हैंड साइड पे दो टर्म्स आ गई, तो इससे एकदम ये क्लियर हो रहा है कि भाई हाँ जी आपकी फील्ड जो है वो स्टैंडर्ड कंडक्शन करंट के कारण भी आ सकती है और फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी आ सकती है। ठीक है, तो ये करते ही हमारे जो से इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म वाले कंसेप्ट्स हैं वो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हो जाते हैं। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, आपके माइंड में ये भी आ सकता था कि फिर हम क्या गॉस लॉ को भी अप्लाई करते हैं कि वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कंसीडर करे। हमने एम्पेयर्स लॉ को तो कर लिया कि वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो बी है उसको कंसीडर करे, तो क्या हम गॉस लॉ को भी मॉडिफाई करें कि वो चेंजिंग बी वाली ई को इंक्लूड करे? तो नहीं, वो हम सेपरेटली चलते हैं। ठीक है भाई, गॉस लॉ से उधर से आ जाए और बाकी जो चाहिए वो फैराडे लॉ से हम निकाल देंगे। इज दिस थिंग क्लियर? ठीक है, तो ये एक आगे लाइन लिख लो कि मैं डिक्टेट कर रहा हूं बच्चों, लिखो कि नोट दैट there is no physical relationship between conduction current and displacement current except for the fact that they have the same dimensions. और आप समझ रहे हो कि दोनों के सोर्सेज ही बिल्कुल अलग अलग है ना? कंडक्शन करंट कैसे आता है जो पहले पढ़ते आए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन्स, ये वो। डिस्प्लेसमेंट करंट कहां से आ रहा है? सम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। डायमेंशन सेम होंगी दोनों की? तो होनी पड़ेंगी तभी ऐड हो रही है ना? अदरवाइज कैसे ऐड होती? तो अब आप देखोगे बच्चों कि ये पहला रिजल्ट हमारे पास कुछ ऐसा आया है ना, जिसमें म्यू नॉट एप्सिलॉन और दोनों इकट्ठे आ गए। अदरवाइज सारे फॉर्मूलाज हमारे म्यू नॉट वाले अलग थे, एप्सिलॉन वाले अलग थे। और आप समझ ही रहे होगे, जैसे हम बात करते थे ना कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो एक ही चीज है, हम उसको स्प्लिट करके पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये था बच्चों हिस्ट्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, कि डिस्प्लेसमेंट करंट ओरिजिनेट ही क्यों हुआ। ठीक है, तो वंस अगेन आपको बार बार बस यही पूछा जा सकता है कि उसका फायदा क्या हो रहा है, कि वो आपको चेंजिंग ई के कारण जो बी है वो बता देता है। अब बच्चों देखते हैं कि हम इसको प्रैक्टिकली या हमारे क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं। निष्ठा, आपने कितने टेस्ट दिए फिर कल? तीनों दे दिए? वाह, सुपर हीरो हो गई आप तो। निष्ठा, बाद में दोनों कॉलेजेस में भी प्लान है जाने का? आप ये तो नहीं होप कर रहे कि आगे भी ऑनलाइन ही चले, तो सुबह आप आईआईटी की क्लासेस लगा लोगे, शाम को एम्स की?
ओके, तो अब हम देखते हैं कि हम अपने क्वेश्चंस में इसको कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका बच्चों प्रूफ नहीं है, सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन हमें आ सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, बस वो हमें करने हैं। तो बच्चों मान लो ऐसे ही एक सिचुएशन ले ली हम कि ये करंट दो कैपेसिटर प्लेट्स, ठीक है। अब मैं इस एप्लीकेशन के लिए ये कैपेसिटर प्लेट्स को सर्कुलर मान रहा हूं, ठीक है, कि दीज आर डिस्क्स। मतलब हम इसको इसी केस के लिए पढ़ पाएंगे, दूसरे केस के लिए कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, जो करंट वाली वायर है वो उनकी एक्सिस पे। एंड अब हमें, क्योंकि अब ये पंगा पड़ गया है कि दो टाइप के करंट हो गए, तो अब हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। अभी जो मैंने वायर में दिखाया बच्चों, ये कौन सा करंट हुआ? नॉर्मल करंट। इसको क्या बोलेंगे? आईसी। जो अभी तक आप करंट को आई बोलते आए थे, बस अब एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, उसको आईसी बोलना है, कंडक्शन करंट। ठीक है जी। अब बच्चों ये बताओ, ये जो दोनों प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, उनके बीच में किस टाइप का करंट होगा? कंडक्शन करंट होगा वहां पे, दोनों कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो रीजन। क्या वहां कंडक्शन करंट होता है बच्चों? ऑफ कोर्स नो। व्हाई? क्यों नहीं होता यहाँ कंडक्शन करंट, बताओ मुझे। हम्म, दोनों कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कंडक्शन करंट क्यों नहीं होता? इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? कुछ है ही नहीं अंदर। इलेक्ट्रॉन तो चाहिए कंडक्शन के लिए। इलेक्ट्रॉन तो वायर में है ना, हवा में थोड़ी इलेक्ट्रॉन है, इजंट इट? तो यहां पे बच्चों क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम बात कर रहे हैं चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब कि ये जो आईसी होगा ये चेंजिंग होगा। ठीक है जी। तो तो दोनों प्लेट्स के बीच में कंडक्शन करंट तो ऑब्वियसली नहीं है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। कैसे पता चला? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डिस्प्लेसमेंट करंट तो होगा। तो बच्चों हम क्या मानते हैं कि, अब ध्यान से समझना, जो हमारा शॉर्टकट है, जो करंट आईसी आ रहा था वायर से, ठीक है, वही करंट अब दोनों कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया एज आईडी। जो मैंने बोला उसकी फिजिकली कोई सेंस नहीं है, ठीक है, इसकी सिर्फ न्यूमेरिकली सेंस है कि जो करंट आईसी वायर में फ्लो कर रहा था, उतना ही करंट, मतलब कि ये जो है, इसको ऐसे कह दो कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट करंट है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया बच्चों? आई, मतलब जो आईडी है, राइट। टर्न्स आउट कि ये जो मैग्नीट्यूड है वो आईसी के इक्वल ही है। बस अब फर्क क्या है कि आईसी तो सिर्फ एक पतली सी वायर में था, ये जो करंट है ये पूरे के पूरे डिस्क के एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट।
ठीक है, तो ये बीच में बना आईडी और आगे फिर से वो नॉर्मल आईसी तो बनी गया और फ्लो कर जाए। मतलब हमारी ट्रिक ये है कि आईसी का ही कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में आईडी बन जाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके एरिया। क्या ये बात समझ आती है सबको? हाउ विल वी यूज दिस? एक तो यही है कि आपको सीधा सीधा यही पूछ लिया कि भाई आईसी इतना आईडी बताओ, तो कितना, सेम ही होगा, सोचने वाली बात ही नहीं। ठीक है, या आपको उसके बेसिस पे ये पूछ लिया कि वो डी फाई बाई डी टी क्या है, तो मतलब हमें क्या याद रखना है कि जो आईसी है वो डी है, जो कि किसके इक्वल था, ठीक है बच्चों। मैं इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकता हूं, मतलब जिससे हो जाएगा कि ये कैसे आया। अगर आप देखो भाई, मान लो किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे चार्ज क्यू था, तो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होएगी क्या? फ्लक्स क्या होता है? फील्ड इनटू एरिया। फील्ड क्या होती है कैपेसिटर के अंदर? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ये वो क्या बन गया? वही डी क्यू बाई डी टी बन गया। ठीक है, ठीक है बच्चों। फिर से वो ना आपसे जानबूझ के आईडी पूछेंगे हमेशा क्वेश्चन में। जस्ट कीप इन माइंड कि आईडी पूछो या आईसी पूछो, बात एक ही है ना? इसको यूज और कैसे करना हो सकता है कोई बच्चों? देखो, मान लो ये आपको प्लेट का रेडियस आर दिया हुआ है। अब अगर आपको बताओ बच्चों कि इस पॉइंट पी पे, जो कि डिस्टेंस स्मॉल आर पे है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, वो क्या होएगी? सोचो जरा, 1 मिनट निकालो।
हमें तो ये क्या निकाला, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोच लिया कुछ। ये न्यूमरेटर में भी तो, अच्छा वो 2 ठीक। मतलब बच्चों क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन सिंपली ये है कि एक मोटी वायर है, आप थिक वायर के अंदर आर रेडियस पे, आर डिस्टेंस पे फील्ड ढूंढ रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड, सिलेंड्रिकल वायर, थिक सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड। क्या फॉर्मूला होता है उसका, म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई आर स्क्वायर। और ये कौन सा आर है, कौन सा आई है, आईसी बोलो आईडी बोलो, न्यूमेरिकली तो एक ही बात है। मैं आईसी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गिवन तो वही है हमें क्वेश्चन में। हाँ बच्चों ये बात समझ आई। और ऐसे ही अगर मैं दूसरा केस ले लूं, ग्रेटर देन आर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो अब सिंपली म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपने माइंड में जो ट्रिक रखनी है वो ये है कि असली में तो कैपेसिटर की प्लेट्स में कुछ नहीं है, बीच में कोई करंट नहीं है, ठीक है ना। बट आपको इस चैप्टर के लिए क्या मान लेना कि एक वही करंट जो पीछे से आ रहा था वो अब ये पूरी प्लेट्स के एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है यूनिफॉर्मली, बस। और कुछ नहीं है, बाकी सब एज इट इज है। क्या ये बात समझ आती है सबको? हाँ जी बच्चों, ऑनलाइन क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। ओके चलो एक बार एक दो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं बच्चों। ये इसका मॉड्यूल था आपके ना, सेम ही है ना, ये अलग है, वो मिल गया नया वाला, मतलब वॉल्यूम 7 में इसका पार्ट, और वो मिल गया कि नहीं मिला, नहीं मिला, ओके चलो मैं बोलता हूँ। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। मतलब बच्चों आपको जो क्वेश्चंस दिखेंगे ना सारे के सारे यही होंगे, मतलब टाइप के करंट है कि क्वेश्चन है कि बी निकालो, अब वो ग्राफ का हो या कुछ भी हो कि मैक्सिमम, अच्छा मैक्सिमम का होगी बताओ, बी सरकमफ्रेंस पे, एज पे, है ना। तो मतलब आप प्रैक्टिकली मान लो कि वो थिक वायर वाला केस है, बी निकालने वाला, और कुछ नहीं, ठीक है। ओके तो ये बच्चों चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था जो हमने पढ़ा, जो वैसे मतलब हम कहते हैं फॉल्स अंडर द टॉपिक डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट करंट टॉपिक पढ़ लिया है, मतलब हमने ये समझ लिया है कि वो क्यों आया पिक्चर में, और हमने ये समझ लिया कि उसको हमने क्वेश्चंस में यूज कैसे करना है, बस इतना सा छोटा सा इसका पार्ट है। अब बच्चों नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि जो
बेसिकली इस चैप्टर का नाम था EM waves। कि अब वो कहां से और कैसे आती हैं, ठीक है। बच्चों याद करो वेव होता क्या है? व्हाट इज अ वेव? वेव कैसे प्रोड्यूस हो कहीं पर भी? वेव की डेफिनेशन क्या थी बच्चों? वैसे तो मैं टाइम पास ही कर रहा हूँ। ट्रैवलिंग डिस्टरबेंस। वेव क्या होती है कि भाई आपने अगर किसी एक जगह डिस्टरबेंस क्रिएट की तो वो डिस्टरबेंस अपने आप ट्रैवल करके दूसरी जगह पहुंच गई। यही होता था वेव में, याद करो ना। एक मिनट। हाँ जी, तो बच्चों बात याद रखने वाली या समझने लिए थी कि एक वेव कब बनती है? जब आपके मीडियम के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि जो आप डिस्टरबेंस एक पॉइंट पे क्रिएट कर रहे हो वो अपने आप आगे बढ़ती जा रही। ठीक है, अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लें साउंड का। साउंड में क्या होता है कि हम जब बोलते हैं तो हम तो अपने लिप्स के बिल्कुल सराउंडिंग एयर के प्रेशर चेंज या डेंसिटी चेंज क्रिएट करते हैं। अब वो एयर की प्रॉपर्टी थी कि वो प्रेशर चेंज और डेंसिटी चेंज आगे की आगे कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है मुझे? है ना? तो अब इसको अब हम इस कंटेक्स्ट में लेके आते हैं, इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में। अब हमें ये पता चल गया है कि चेंज ई से बी आएगा और चेंजिंग बी से हमारे पास ई आएगा। ठीक है, तो बच्चों ऐसा कुछ किया जा सकता है कि मान लो मैं एक रीजन के अंदर, ठीक है, मान लें ऐसा कुछ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता हूं एक रीजन के अंदर। ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से ये समझ आता है कि चेंजिंग ई उसके कारण बी आएगा। अब बच्चों मान लो ऐसा हो, ठीक है, मैंने जान के ये एक साइन कर्व का एग्जांपल लिया था। लेट अस से ये जो ई है ये किसी साइन कर्व की फॉर्म में ही चेंज हो रही है, तो इससे जो बी क्रिएट होगा हमने ये तो देख ही लिया ना
कि जो B क्रिएट होगा इट इज समवेयर प्रोपोर्शनल D बाय dt। ठीक है, तो उसके अंदर क्या आएगा, cos ओमेगा t की टर्म आएगी। मतलब जो B प्रोड्यूस हुआ वो कैसा प्रोड्यूस हुआ, वो खुद चेंजिंग प्रोड्यूस हो गया। तो मतलब ये क्या करेगा B। अब सोचो, अब फर्स्ट टर्म को भूल जाओ, सेकंड टर्म को देखो, आपके पास चेंजिंग B आ गया, वो क्या करेगा, वो E प्रोड्यूस करेगा। और वो E कैसा प्रोड्यूस होगा, वो साइन में प्रोड्यूस होगा। तो क्या चक्कर हो गया, हमने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया जहां पे E B को प्रोड्यूस करी जा रहा है, B E को प्रोड्यूस करी जा रहा है, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, है ना। तो ये भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसा रिलेशनशिप है जिससे ऐसा हो गया कि अगर आप ऐसा क्रिएट कर सकते हो कि अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड लो, जैसे मैंने ली, तो उससे क्या किया जा सकता है, अपने आप ऐसा हो जाएगा कि उस E से प्रोड्यूस होगा, B से फिर E प्रोड्यूस होगा, E से फिर B प्रोड्यूस होगा, एंड सो। इन अदर वर्ड्स, ठीक है, इन अदर वर्ड्स कि मान लो मैं यहां बोर्ड पे खड़ा हुआ, समहाउ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता हूं E नॉट साइन ओमेगा t, तो क्या होगा, अपने आप वो अपने साथ वाले रीजन में B प्रोड्यूस करेगी, वो B क्या करेगा, अपने साथ वाले में E प्रोड्यूस करेगा, E फिर B प्रोड्यूस करेगा, एंड सो ऑन करते आप तक चेंजिंग E या फिर चेंजिंग B पहुंच गया। ठीक है, तो यही वेव में होना चाहिए था, मैंने डिस्टरबेंस अपनी जगह पे खड़े हुए प्रोड्यूस की, अब वो डिस्टरबेंस अपने आप मीडियम में ट्रैवल करके आप तक पहुंच गई। ठीक है, तो ये होता है ईएम वेव। ईएम वेव के अंदर जब, क्योंकि ई और बी आपस में इंटर रिलेटेड है, तो ऐसा हो जाता है कि आप एक जगह पर खड़े हुए अगर ई चेंज करते हो इन सम पर्टिकुलर फैशन, तो अपने आप उसके सराउंडिंग रीजन्स में भी वो ई प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ईएम वेव बच्चों एक वेव ही है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस फॉर्म में, मतलब जैसे हम कहते हैं साउंड में डिस्टर्बेंस किस फॉर्म में होती है, चेंज इन प्रेशर या फिर चेंज इन डेंसिटी की फॉर्म में। तो ईएम वेव के अंदर डिस्टर्बेंस किस फॉर्म में आ रही होगी, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर चेंज मैग्नेटिक फील्ड की। समझ आ गया बच्चों सबको। तो मतलब इसमें कुछ सिर्फ समझने के लिए है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन बन जाएगा साइन कॉस या ये सब कुछ, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, बस एक लाइन हम लिख लेते हैं कि an EM wave is a traveling disturbance of changing E and B। ठीक है, तो बच्चों आप ये समझ पा रहे हो कि इससे पहले वो पार्ट पढ़ना क्यों जरूरी था कि हाँ जी चेंजिंग ई बी प्रोड्यूस करती है। अगर मैं वो पार्ट हटा दूं तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है ये समझाने का कि अगर मैं अपने पास खड़ा ई चेंज कर रहा हूं तो आपके पास भी ई चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये प्रिंसिपल इन्वॉल्व करने से क्या हो गया कि क्या समझ आ गया कि दो चीजें हैं,
एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा फिर से उसको कर रहा है, करते करते ऐसा हो गया कि आपके पास भी ई पहुंच गया। आई बात समझ सबको? तो अब हमने ये बात समझ ली है कि भाई हाँ जी, ईएम वेव प्रोड्यूस हो जाती है। इज दिस थिंग क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट पार्ट आता है बच्चों कि ये ईएम वेव की प्रॉपर्टीज क्या होती है। हाँ, अभी वही आएगा, पहली प्रॉपर्टी वही है। तो बच्चों मैं आपको 1 मिनट एक फिगर दिखाता हूँ। हाँ बच्चों, ऑनलाइन आपको ये दिख रहा है स्क्रीन? ओके, अब ध्यान से देखना क्या होता है, क्या बातें समझनी है यहाँ पे। आप देखो कि ई और बी दोनों का साइन कब है, सबसे पहले ये समझो। बस क्या है, ई का साइन कर्व एक प्लेन में है और बी का साइन कर्व दूसरे प्लेन। ठीक है, एक ईएम वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, हैं दोनों साइन कर्व्स। तो एक बार ये फिगर ड्रॉ कर लो, फिर हम इस फिगर के बेसिस पे ही बहुत सारी चीज लिख। हाँ वैसे ही हो रहा है, देखो इस फिगर में इकट्ठे दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। हम्म, कैसे, क्या चीज? वो तुमने एक ऐसे एग्जांपल लिया था जिस बात करने के लिए, इसकी जो मैथ थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है अगर लिखनी हो। तो बच्चों ये फिगर ही क्यों आया ये हम नहीं समझ सकते, ठीक है, मैथ्स इज टू कॉम्प्लिकेटेड। बट हाँ, इस फिगर के बेसिस पे हम बहुत कुछ मतलब बता देंगे प्रॉपर्टीज। बच्चों प्लीज उससे कंफ्यूज मत हो, गुरसाहिल एंड अदर्स भी, कि जैसे जो मैंने एग्जांपल लिया था वो तो ये था कि जिसमें ई साइन में आ रहा था तो बी कॉस में आ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि कोई फेज डिफरेंस है। वो तो मैंने एक बड़ा क्रूड सा एग्जांपल लिया था जस्ट टू एक्सप्लेन कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है। असली में जो मैथमेटिकल इक्वेशन इन्वॉल्व है वो थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। सबने फिगर बना लिया बच्चों? ठीक है, इस पे ना मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारी इस फिगर के बेसिस पे आ जाएंगी बच्चों।
तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी जो हम लिखेंगे वो हमें दिख रहा था कि E एंड B जो होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक और बात बच्चों अगर आपने ध्यान से फिगर में नोटिस की हो, एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अपने फिगर में देखो ध्यान से, जो वेव थी वो किधर आ रही है? राइट की तरफ जा रही है ना? मतलब जो दिखाया हुआ है कि जो वेव है वो एक्स एक्सिस के अलोंग कह लो सॉर्ट ऑफ, जो ई था वो आपका वाई में था और जो बी था वो आपका जेड में था, या उल्टा कह लो जो भी। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये तीन क्वांटिटीज आपस में परपेंडिकुलर होती, ई बी एंड जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है। ये बात सबको क्लियर है या मैं फिगर दोबारा दिखाऊं? ठीक है। इनफैक्ट हम और एक्सप्लिसिटली डायरेक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बच्चों जो डायरेक्शन होती है ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, दैट इज अलोंग E क्रॉस B। देखो फिगर में ऐसा है, क्या वेव की डायरेक्शन E क्रॉस B के अलोंग आ रही है? तो मतलब इससे रिलेट हो जाता है। सिर्फ इतना याद रखना कि ई बी और डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस तरह से रिलेटेड है, क्योंकि आपको जो आगे क्वेश्चंस आएंगे ना, सही आएंगे कि भाई तीन में से दो की डायरेक्शन दी होगी, आपको तीसरी की डायरेक्शन निकालनी है। समझ आई बच्चों बात? नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, अगेन दिस गोज विदाउट प्रूफ, और उस फिगर से वो थोड़ा सा मिसलीडिंग भी लग रहा था बच्चों। किसी भी इंस्टेंट पर जो बी का मैग्नीट्यूड होता है दैट इज ई अपॉन सी, एट सी स्पीड ऑफ लाइट। जो आपने फिगर बनाया उसमें तो ऐसा लग रहा था ना कि एज इफ दोनों की पीक्स नियरली सेम सी हैं, बट आप देख सकते हो बहुत बड़ा फैक्टर है, मतलब बी इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू ई। क्या? तो ये हर इंस्टेंट पे ये रिलेशन तो ट्रू होल्ड करता ही करता, डी और ई, चाहे वो पीक वैल्यू के लिए ले लो चाहे वो इंस्टेंटेनियस के लिए ले लो, हमेशा वो सी से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा ही। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल? तो आज आप ये सोच सकते होगे मैं क्यों फिर से कह रहा हूँ मैथ्स कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये आया तो कहीं ना कहीं वो मैक्सवेल इक्वेशन से है ना, हम तो उसके सॉल्यूशंस लिख रहे हैं एक तरह से। ये तीसरा बच्चों प्रॉपर्टी, आप व्हाट कैन यू से अबाउट द फेज जो आपने फिगर बनाया था, साइन कॉस, मतलब जो ई और बी के फिगर्स थे उससे आप उन दोनों के फेज के बारे में क्या कह सकते हो? इन फेज दोनों इकट्ठे ज्यादा हो रहे हैं, इकट्ठे कम हो रहे हैं? मैंने बहुत बार एम्फेसाइज दिया था ये पिछले चैप्टर में भी कि ऐसे देख सकते हो आप, देखो इकट्ठे बढ़ रहे हैं इकट्ठे कम हो रहे हैं, ठीक है ना? मोरोवर इस रिलेशन से भी पता चल रहा है कि सिर्फ कांस्टेंट का ही फर्क है, साइन कॉस की टर्म तो सेम ही है दोनों में। तो
तो E and B are always in phase. बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी बताओ, ये वेव किस टाइप की हुई, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? मैं पूछ ही लेता हूँ बेशरम होके, बताओ लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल में डिस्टरबेंस की डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन सेम होती थी साउंड में, कि पार्टिकल्स जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहे हैं और वेव जिधर को ट्रैवल कर रही है वो सेम, ठीक है। ट्रांसवर्स में क्या होता था? परपेंडिकुलर, राइट। ट्रांसवर्स में वेव की डायरेक्शन और डिस्टरबेंस की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर है ना। फर्स्ट पॉइंट यही तो कह रहे हैं कि भाई जो आपकी डिस्टरबेंसेस हैं दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, तो ये कैसी वेव होगी? ट्रांसवर्स। ठीक है बच्चों, डन, सबको समझ आ गया? चलो दैट्स इट बच्चों। होमवर्क में एक चेंज है, आप एक्सरसाइज 2 करना अभी, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा इसकी, ठीक है। आपने इसकी 0-1 का ना ए पार्ट करना है, वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है। ऐसा ना हो कि अभी आपको पता ही ना चले और खत्म हो जाए चैप्टर, ठीक है। तो इसलिए ये ए पार्ट करना है सबने, ठीक है। बहुत ही थोड़ा सा पार्ट बचा है चैप्टर का एक्चुअली, ओके। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।